नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवूरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, मोदी जी के जीवन के दो सबसे बड़े दौरे अब शुरू होने जा रहे हैं। यानी कि एक दौरा तो है G7 का। जी हाँ, G7 का जो समिट है वो काटो तो खून नहीं। दूसरा है ब्रिक्स का है, जो खासतौर से होने जा रहा है रियो द जेनेरो यानी कि ब्राज़ील के अंदर। हमने इन दोनों पर काफ़ी बातचीत तो की है, तो हमें कई बार ये नहीं समझ में आता कि अल्टीमेटली मोदी जी को इस बार क्या भाव मिलने जा रहा है। लेकिन कुछ अनुमान जो इस समय हमारे सामने हैं, वो बिल्कुल सामने हैं। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमने ये भी देखा है कि मोदी जी को कोई इनविटेशन भी नहीं आया था, और जब इनविटेशन नहीं आया तो उसके बाद उनकी प्रॉब्लम बढ़ी है। शायद पता नहीं मैनेज करवाया है, क्या किया है, ये भी नहीं पता। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इस बार इस समिट को खास तौर से मोदी जी के बिना कंडक्ट करने का पहले फैसला किया गया था, और 7 देशों का जो दबाव था, जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोप के 4 देश, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली, और एशिया का एक देश जापान, ये G7 और कई और इनवाइटीज रहते हैं। 6 वर्ष से मोदी जी को यहाँ इनवाइट किया गया था, इस बार इनवाइट नहीं किया गया। नॉर्मली प्रोटोकॉल के मुताबिक 2-3 महीने पहले इनविटेशन भेज दिया जाता है, ताकि जो भी राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं वो अपनी डेट्स को फिक्स कर लें और अपने प्रोग्राम्स अगर बने हुए हैं तो उनको रीऑर्गेनाइज कर लें। लेकिन एक बात मार्क कार्नी की जो थी, जो उन्होंने कहा था, उससे साबित हो गई कि कुछ शक्तियां ऐसी थी जो मोदी का चेहरा वहां पर नहीं देखना चाहती थी। वो कौन सी शक्तियां थी, किनका दबाव था, और क्यों मोदी से इतनी नाराजगी? दरअसल इस नाराजगी की एक बहुत बड़ी वजह पहलगाम के मैसेकर से जुड़ी हुई है, जहां पर 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, और फिर भारत ने कहा कि ये सारा का सारा पाकिस्तान ने करवाया है। बहुत सारे देशों ने, बल्कि अधिकतर देशों ने पहलगाम के हत्याकांड की निंदा की, आतंकवाद की निंदा की, टेररिज्म की निंदा की, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेने से गुरेज किया। उसके बाद जब भारत ने यह कहा, मैं ये बता रहा हूं कि G7 की नाराजगी कहां से निकल रही है। उसके बाद भारत ने कहा कि हमें अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है, और आतंकवाद को कुचलने का वो भी पूरा अधिकार है। भारत के इस रुख के साथ कुछ देश थोड़े सहमत होते नजर आए, जिसमें इजराइल भी था और एक दो और देश थे, लेकिन बाकी देशों ने इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद उनका मानना यह था कि जैसे आतंकवाद की घटना हुई है, आतंकवाद से लड़ना जरूरी है, लेकिन इसके लिए आप दूसरे देश पे आक्रमण करें, उस पर कोई सहमति या कोई भी किसी भी किस्म का यस आता हुआ नजर नहीं आ रहा था। खैर, भारत ने उसके ऊपर अटैक किया, और अटैक करने के बाद बताने की कोशिश की कि हमने सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया है, हमने किसी भी पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर या उनके आम आदमी उस पर हमला नहीं किया है, हमारा कोई इरादा उसको नुकसान पहुंचाने का नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ये बात जो दुनिया के जो अधिकतर देश थे उनके गले नहीं उतरी, और भारत के जो आक्रमण थे, जिसमें बताया गया कि 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, वो उनके गले से नीचे नहीं आ पा रही थी। और इस बीच में बहुत सारी घटनाक्रम ऐसे घटे जहां पर अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति जो प्रेम था वो बढ़ता नजर आया। चाहे वो IMF का लोन था, वर्ल्ड बैंक का लोन था, पुरानी बातें हैं। फिर ADB का लोन था, तो जापान की मोहब्बत भी नजर आई उसमें। इसके अलावा चीन का तो पुराना प्रेम है, तो उसने $3.7 बिलियन का एक और लोन दे दिया उसको। तो चीजें धीरे धीरे कुछ इस किस्म से घटना शुरू हुई कि जिसके ऊपर भारत का जो रुख था उस पर आपत्तियां दर्ज होनी शुरू हो गई कि भारत ने जो किया है वो गलत किया है, और किसी भी एक देश ने उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हालांकि भारत के अंदर इस बात का पूरा कन्फर्मेशन था कि यह पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। लेकिन समस्या G7 के समिट तक पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंच गई कि जहां यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी पाकिस्तान को कुछ प्लम पोस्ट मिल गई, जिसमें UNSC की एंटी टेरर जो कमेटी थी उसका वाइस चेयरमैन बनना था। कुछ दूरियां भी हुई, जिसमें रशिया की दूरी भारत से
बढ़ती चली गई और रशिया ने इस प्रपोजल को, जहां पाकिस्तान को वाइस चेयर बनाना था एंटी टेरर सेल के अंदर, उसमें भी कोई वीटो नहीं किया, कोई एक तरह से ना नुकर नहीं की। यहां से पता लगा कि रशिया, जो कि भारत का एकमात्र ऑल वेदर फ्रेंड था, वो भी भारत से दूरियां बनाता नजर आया। और फिर कहीं ना कहीं जो ट्रंप की तलखी थी भारत के साथ, वो तो लगातार थी, और भारत के ऊपर लगातार दबाव, F-35 खरीद लो, ये कर लो, वो कर लो, और रशिया से हथियार खरीदे बंद कर दो। बहुत सारी चीजें हुई। तो मार्क कार्नी के शब्द ये थे कि G7 में इनको ना बुलाया जाए, लेकिन कुछ शक्तियां थी जिन्होंने मना किया था कि ना बुलाया जाए। फिर अंत में 7-8 दिन पहले, 9 दिन पहले फैसला किया इनको बुलाया जाए। क्या तब तक वहां पर कोई और एजेंडा तैयार हो गया था, इस बात का एजेंडा कि वहां जाके मोदी को और ह्यूमिलेट करेंगे? क्योंकि 12-14 बार तो मैं तो काउंट भी भूल चुका हूं कि कितनी बार डेली बेसिस के ऊपर ट्रंप साहब ने हिंदुस्तान की बेइज्जती की है, वो तो मैं बिल्कुल भूल चुका हूं। अब कनाडा में ये जो समिट हो रहा है G7 का, ये तो आर्थिक समिट होता है, और ये 50वीं एनिवर्सरी है उनको, 50वीं। तो उस पर कनाडा सेज कि इट्स प्राउड टू टेक अप द 2025 G7 presidency. This year will be an opportunity for Canada to demonstrate our leadership and advance meaningful dialogue, collective action, and innovative solutions for the benefits of all people. The 2025 G7 Leaders Summit will be held in the कानन्सकास एल्बर्टा, एक जगह है, एक कानन्सकिस नाम है उसका, कानानास्किस कह सकते हो, अल्बर्टा शहर के अंदर। जून 15 से जून 17 अब आ गई, यानी कि आज 10 तारीख है, तो और 4 दिन बचे हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ, डिजिटल ट्रांजिशन, और जो आजकल के और जो चैलेंजेस हैं वो भी आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या पहलगाम की चर्चा होगी? हाँ, पहलगाम की चर्चा हो सकती है क्योंकि मोदी जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान को दोषी ठहराया जाएगा, ये कतई नहीं होगा। और उनके जो जॉइंट कम्युनिकेशन भी आएगा या किसी बातचीत में, मुझे नहीं लगता कि भारत के ये कहने के बावजूद भी कि पाकिस्तान उसमें इन्वॉल्व था, कोई देश उस पर अपनी सहमति जताए। ना तो अमेरिका जताएगा, अमेरिका का जताने का सवाल नहीं पैदा होता, और ना ही इसके ऊपर कोई सहमति जताने के लिए, जहाँ तक मेरा इरादा है, कि कनाडा या इटली, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन या जापान आएंगे, कोई भी नहीं आएगा। ये एक तरह से उनका एक स्टेटेड ऑब्जेक्टिव हो चुका है, जहाँ पर एक किस्म से कहा जाए तो पाकिस्तान का नाम नहीं आएगा किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर। भारत इस मुद्दे को फ्लेयर अप तो करना चाहेगा, लेकिन क्या भारत की बात सुनी जाएगी? अब देखिए, G7 का पार्ट तो भारत नहीं है, तो G7 की जो आपसी 7 देशों की जो मीटिंग होगी, उसके अंदर तो मोदी शामिल नहीं होंगे। लेकिन साइड लाइंस के ऊपर कुछ नेताओं के साथ अगर बातचीत होगी, और भारत जब उसके अंदर पहलगाम का मुद्दा उठाने की कोशिश करेगा, पाकिस्तान का नाम लेने की कोशिश करेगा, तो इस बार का डर यह है कि सामने से कुछ सुनने को मिल जाएगा, और ट्रंप तो छोड़ने वाले हैं नहीं। और जब 7 देशों की मीटिंग होगी, तो उसके अंदर जब ट्रंप बोलेंगे, हो सकता है उसका टेलीकास्ट हो, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ट्रंप वहां पर ये कहना नहीं भूलेंगे कि मैंने वहां पर सीज फायर करवाया। और ये बात जब वो मोदी के सामने कहेंगे कि मैंने सीज फायर कराया, तो मोदी के लिए काटो तो खून नहीं है। क्या मोदी इतनी हिम्मत पैदा कर पाएंगे? मुझे लगता है कि इस बार की G7 समिट में जब मोदी जा रहे हैं, तो वो एक डरे हुए व्यक्तित्व के रूप में जाएंगे, एक खौफजदा व्यक्तित्व के रूप में जाएंगे, सहमे हुए व्यक्तित्व के रूप में जाएंगे, और उनको मतलब उनका कॉन्फिडेंस जो है वो हिला हुआ होगा कि मैं करूं क्या, अल्टीमेटली मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा। तो पहली बार एक समिट के अंदर मोदी एक शेकन पर्सन की तौर पे जा रहे हैं, जिनको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि सामने से बहुत कुछ इस बार सुनने को मिलेगा। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि G7 में जो लास्ट मिनट का इन्विटेशन है, वो इसीलिए बुलाया गया है कि ताकि मोदी को और ज़्यादा इंसर्ट की जा सके, सब लोगों के सामने इंसर्ट की जा सके, और कहा जा सके देख मैंने सीज फायर कराया है और मेरी वजह से ये युद्ध रुका है। और वहाँ पर फिर जब ये सबके सामने बात होगी और पाकिस्तान का नाम कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, तो उससे एक बात साबित हो जाएगी कि हाँ, भारत अपने जो नैरेटिव को पहुंचाना चाहता है, जो अपनी बात को पहुंचाना चाहता है, क्या दुनिया उसको सुनने को तैयार है? ये दिक्कत है कि दुनिया उसको सुनने को तैयार नहीं है। दुनिया आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, आपकी बात पे राजी नहीं है। तो एक तो इस दौरे से सारी मोदी की दिक्कतें पैदा हो रही हैं। दूसरी, जो ब्रिक्स का समिट तुरंत इसके बाद 15, 16, 17 ये है सॉरी, और फिर जुलाई 6 और 7 को, यानी कि कुल मिला के एक 20 दिन का फर्क है।
और ब्रिक्स का समिट आता है रियो के अंदर ब्राजील में। अब सवाल ये पैदा होता है कि रियो में लाइमलाइट किसके ऊपर होगा। रियो के अंदर जो सारा लाइमलाइट होगा वो मेरे हिसाब से आज की डेट में वो पूरा का पूरा शी जिनपिंग के ऊपर होगा। दूसरा लूला डी सिल्वा के ऊपर, क्योंकि वो होस्ट भी है और ब्राज़ील के राष्ट्रपति भी हैं। पुतिन वहाँ पर नहीं आ रहे हैं अभी तक की जो मेरे पास सूचना है। पुतिन को इनविटेशन है, लेकिन मेरी सूचना के अनुसार पुतिन शायद नहीं जा रहे। वो यूक्रेन के मसले में उलझे हुए हैं, तो वो वहाँ पर जाना शायद पसंद ना करें। खैर, उनके रिप्रेजेंटेटिव कोई ना कोई तो वहाँ पर रहेगा। हो सकता है विदेश मंत्री जो सर्गेई लावरोव है वो वहाँ पर जाएंगे। वैसे सर्गेई लावरोव इस हफ्ते भारत भी आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद भारत को भी कुछ कहने आ रहे हैं कि भाई तुम जितना झुक रहे हो अमेरिका की ओर, तो झुकना बंद करो, अदरवाइज कहीं ऐसा रहो कि बाकी देश भी तुम्हारे लिए अपना दरवाजा बंद कर दे। ब्रिक्स के समिट में जो मोदी जी वहाँ पर जाएंगे, ये मोदी जी को पता है कि उनको वहाँ पर वो वेलकम नहीं मिलेगा जो शी जिनपिंग को मिलने वाला है। लोग शी जिनपिंग को सुनेंगे और उन्हीं की सारी बातों को आगे पीछे कहा जाएगा। सारा का सारा कैमरा वर्क जो होगा वो शी जिनपिंग के ऊपर होगा, क्योंकि मोदी की जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है वो काफ़ी हद तक गिर चुकी है और इस हद तक गिरी है कि अब मोदी नाम से कोई मैजिक दुनिया में चल नहीं रहा है। ना ही मोदी का कोई ज़्यादा वेट कर रहा है कि मोदी आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। लेकिन दुनिया में जिस आदमी का दबदबा है आज की डेट में, दुनिया में जो आदमी सबसे पावरफुल है इस टाइम, वो शी जिनपिंग है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो पत्रकार है या बाकी मीडिया है वो ट्रंप को अवॉइड करेगा, लेकिन वो शी जिनपिंग के आसपास रहेगा कि उससे कोई बाइट मिल जाए, उससे कोई ऐसी बात सुनने को मिल जाए कि अल्टीमेटली शी जिनपिंग यहाँ पर क्या कहेंगे। शी जिनपिंग की जैसी आदत है कि बहुत कम बोलते हैं और जो भी बोलेंगे वो आके अपने समिट में जो उनका लिखा हुआ भाषण होगा वही पढ़ेंगे और किसी भी पत्रकार का कोई जवाब नहीं देंगे। और साथ में अगर हो सकता है तो उनके कोई जो प्रेस के जो सचिव वगैरह होंगे कुछ जवाब हो सकता है वो दे दें, जो चाइना का व्यू पॉइंट जो है उसको जाहिर भी करेंगे। प्रेस को तो मोदी जी भी बात नहीं करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को कोई वहाँ पर बहुत ज़्यादा बात सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फिर से मोदी जाके, जैसे कि हमको अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो टेरर एजेंडा को लेके जा रहे हैं कि जो पाकिस्तान का टेरर एजेंडा है, लेकिन उस टेरर एजेंडे को क्या ब्राज़ील या फिर शी जिनपिंग स्वीकार करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें तब आएगी जब इसका जॉइंट कम्युनिकेशन आएगा। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ उसके अंदर पहलगाम का जो मुद्दा है उसका कंडेमनेशन तो होगा, टेररिज्म का कंडेमनेशन होगा। टेररिज्म इन एनी फॉर्म विल बी कंडेम्ड देयर, लेकिन उसमें आप शर्त लगा के रख लीजिए पाकिस्तान नहीं होगा। हालांकि इस समय शी जिनपिंग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में लाया जाए, लेकिन भारत ब्रिक्स से धीरे धीरे हटता नजर आ रहा था, ये हमें समझ लेना चाहिए। खासतौर से ब्रिक्स करेंसी के मुद्दे के ऊपर ऐसा लगता है कि भारत अपने आप को जैसे एक आइसोलेटेड पा रहा है, क्योंकि वो कहता है नहीं तो मैं डॉलर चाहता हूँ, मैं तो ब्रिक्स की करेंसी नहीं चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो ब्रिक्स के देशों का जो एक एजेंडा है करेंसी को लाने का, इंडिया कहीं उसको क्या अमेरिका कहने पे सैबोटेज कर रहा है। सैबोटेज तो खैर इंडिया नहीं करेगा, लेकिन इंडिया ब्रिक्स के अंदर जैसे जैसे शी जिनपिंग का प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे मोदी का प्रभाव ब्रिक्स के अंदर कम से कम होता जा रहा है। और ऐसा लगता है कि जैसे मोदी ब्रिक्स से डिस्टेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो 6 मुद्दे हैं मैं आपको नाम गिना देता हूँ जिसके ऊपर बातचीत होगी। एक तो होगा ग्लोबल हेल्थ कोऑपरेशन है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा होगा। दूसरा होगा ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपस में फंसी पड़ी हैं, क्योंकि ट्रेड पूरी दुनिया का फंस गया अमेरिका के चक्कर में। इन्वेस्टमेंट भी फंसे पड़े हैं। क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई भी इस समय बड़ा कहीं से बड़े देशों से पैसे मिल जाए तो ये तो होने वाला है नहीं। तो हाउ टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज एंड ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी लेवल्स, ये भी है। एक और मुद्दा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कि इसको एथिकल और सोसाइटल इम्प्लीकेशंस जो हैं उसके, उसको कैसे डील किया जाए। एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है कि जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है ब्रिक्स नेशन की उसको इंक्रीज किया जाए, यानी कि इंस्टीट्यूशंस वीक हो रहे हैं, जिसमें जुडिशरी है, पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है, उनको मोदी सरकार ने वीक किया है। बाकी देशों में भी होता है ऐसा। और दूसरा एक मल्टीलेटरल पीस एंड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होगा, जहां एक सिक्योर सिस्टम की तरफ बात की जाएगी। और हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मोदी जी वहाँ पर फिर से पहलगाम की चर्चा करेंगे और पाकिस्तान की चर्चा करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान का नाम फाइनल कम्युनिकेशन में नहीं आएगा, उसको अमेरिका नहीं, उसको
चाइना नहीं आने देगा, उसे रशिया भी नहीं आने देगा। और जब चाइना रशिया कुछ कहेंगे तो बाकी सारे ब्रिक्स कंट्री है वो चाइना की लाइन पर चलेंगे या रशिया की लाइन पर चलेंगे, ये तो लिख के रख लीजिए। तो मोदी जी की घटती हुई लोकप्रियता, घटता हुआ उनका टीआरपी, घटती हुई उनकी क्या कहते हैं कद दुनिया में, खास तौर से पहलगाम के बाद एक किस्म से देखा जाए तो दुनिया में अब जो बढ़ती शक्तियां थी वहां पर एक शक्ति को बड़ी शक्तियों ने टेम कर दिया है, वो है मोदी। कि मोदी का कद बढ़ना बंद हो गया है, बल्कि अब उनका कद कम हो रहा है, बल्कि एक शेकन मैन की तरह वहां पर वो जा रहे हैं, एक नॉन कॉन्फिडेंट मैन की तरह जा रहे हैं। मोदी जी का बस चले तो वो शायद ब्रिक्स समिट में जाए ही ना और अपने क्या कहते हैं कि जयशंकर वगैरह को भेज के काम निपटा लें। जैसे पीछे जो एससीओ समिट हुआ था शंघाई कोऑपरेशन का, मोदी जी वहां पे नहीं गए थे एक में, और वहां पे ना जाके उन्होंने इस बात को जताया कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और अपने डेप्यूटीज को भेज दिया वहां पे, तुम जाके खाना पूर्ति कर लो। लेकिन अगले साल ब्रिक्स की चेयरमैनशिप भारत के पास होगी। जब भारत के पास होगी तो तब एक क्वेश्चन उठता है, क्या शी जिनपिंग और पुतिन भारत आएंगे? पिछली बार जब एक समिट हुआ था G20 का तो शी जिनपिंग भारत नहीं आए, उन्होंने अवॉइड किया, लेकिन उसके तुरंत बाद साउथ अफ्रीका चले गए थे वो। और वहाँ पे एक खास घटना घटी थी, जब शी जिनपिंग साउथ अफ्रीका समिट में बोलना शुरू किए थे तो वहाँ पे जब मोदी बोलना शुरू किए तो शी जिनपिंग जो थे उठ के चले गए थे। तो ये बहुत बड़ी इंसल्ट थी। इसके अलावा ब्रिक्स में ग्लोबल और रीजनल क्राइसिस भी आएंगे, ग्लोबल साउथ की बात भी होगी, लेकिन ग्लोबल साउथ की लीडरशिप इस टाइम पूरी की पूरी चाइना के हाथ में जा चुकी है। भारत जितनी मर्जी बात कर ले ग्लोबल साउथ की, लेकिन शायद ये मछली भी मोदी जी के हाथ से निकलकर चीन के हाथ में जा चुकी है। हम कुछ कर ही नहीं पा रहे कंक्रीट रूप से अगर देखा जाए तो डिप्लोमेसी के फील्ड में। आई थिंक मिस्टर मोदी इज गोइंग टू फेस टू मोस्ट डिफिकल्ट टूर्स ऑफ हिज लाइफ। यहाँ पर जहाँ पर मोदी एक नॉन एंटिटी की तरह G7 में और ब्रिक्स में जाएंगे, जहाँ लाइमलाइट मोदी के ऊपर नहीं होगी, और यही मोदी की एक किस्म से घटते हुए कद की एक पहचान होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, हमारे साथ आप बने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिएगा, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद कीजिएगा। नीचे हमने UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए, किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे मददगार साबित होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।